तो इससे पहले पहली वीडियो में हमने पढ़ रखा है अबाउट द इंजेशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे हम लोग ये दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन इन केस ऑफ अमीबा। तो यहाँ पे जो पार्ट रह गया था द फोर्थ पार्ट दैट इज द एसिमिलेशन पार्ट। यानी देखिए बेटा जी होता क्या है, सबसे पहले इंजेशन हुआ, उसके बाद डाइजेशन हुआ, उसके बाद एब्जॉर्प्शन हुआ। अब ये जो एब्जॉर्ब फूड है आपके साइटोप्लाज्म में चारों तरफ फैल गया है। अब ये जब साइटोप्लाज्म में जाएगा बेटा तो ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ सेल इसको यूटिलाइज करेगा और यूटिलाइज करके ऑब्टेन करेगा बेटा जी एनर्जी। क्या लेगा उससे, क्या मिलेगी उसको, एनर्जी। तो ध्यान रखिएगा जब कभी भी फूड का यूटिलाइजेशन हो रहा है फॉर गेटिंग एनर्जी देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। तो यहाँ पे होता क्या है, सिंपल से सुनिएगा। देखिए जो भी एब्जॉर्ब फूड है उसको बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एनएरोबिक भी हो सकता है और एरोबिक भी हो सकता है। मैंने यहाँ एरोबिक लिया है, यानी कि अगर मान लीजिए एब्जॉर्ब फूड को हम लोग बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड H2O और मिलेगी बेटा एनर्जी। और यही एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसका यूटिलाइजेशन किया जाता है सेल्स के द्वारा टू ऑब्टेन एनर्जी। अपने डे टू डे वर्क को किया जा सकता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या बेटा जी, रेस्पायरेशन। क्या बोलेंगे, रेस्पायरेशन। तो एसिमिलेशन के केस में क्या होगा, सिंपल सा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो एब्जॉर्ब फूड है वो क्या होगा बेटा, उसका रेस्पायरेशन होगा। अब वो जब रेस्पायर करेगा तो हमें मिलेगी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। इन इस पे ध्यान नहीं देना है, मेनली हमको मिलेगा बेटा एनर्जी। और यही एनर्जी यूटिलाइज किया जाता है बाय द सेल्स। एक पार्ट जो होगा सेल के द्वारा यूटिलाइज किया जाएगा। तो दिखा हुआ अ पार्ट ऑफ फूड, यानी पूरा जो एब्जॉर्ब फूड है इन अमीबा सेल इज यूज्ड टू ऑब्टेन एनर्जी थ्रू रेस्पायरेशन। कह रहा है कुछ जो होता है फूड का पार्ट जो एब्जॉर्ब फूड है उसको बर्न किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उसका रेस्पायरेशन होता है ताकि हमें क्या मिल सके बेटा, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। याद रखिएगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और जो कुछ पार्ट्स होते हैं आपके अदर पार्ट्स ऑफ द फूड, यानी कि फूड का कुछ हिस्सा से एनर्जी मिल गया, बाकी सब जो हिस्से बचे हुए हैं उन हिस्सों का इस्तेमाल करता है खुद अमीबा, उसको यूटिलाइज करता है और अमीबा की ग्रोथ होती है। और जब वो ग्रोथ करेगा तभी बेटा क्या होगा, रिप्रोड्यूस करेगा। और इन द केस ऑफ अमीबा जो रिप्रोडक्टिव पैटर्न है, जो अगर बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसके अंदर में होता है, जिसकी वजह से एक अमीबा से दो अमीबा बनता है, दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी फिजन। तो इसकी भी ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होगा, उसमें भी मदद करता है कौन बेटा, फूड। सपोज दिस इज द पेरेंट अमीबा, ये बेटा जी पेरेंट अमीबा बाइनरी फिजन से ये डिवाइड करता है और क्या मिलती है, दो डॉटर अमीबा या डॉटर सेल्स मिलती हैं। तो इनके मतलब डिवीजन में भी या फिर अगर बात करेंगे ग्रोथ ऑफ अमीबा में भी मदद करता है हमारा फूड पार्टिकल। कुछ पार्टिकल का क्या होगा, रेस्पायरेशन, जिससे आपको क्या मिलेगी, मुझे नहीं, देखिए अमीबा की बात करें तो अमीबा की बात करें, अमीबा को क्या मिलेगी, एनर्जी, जिससे वो अपना डे टू डे वर्क कर सके, यानी कि मूव कर सके या फिर प्रे को कैच कर सके, सूडोपोडिया को फैला सके, अंदर घुसा सके, सारी चीजों को इनगल्फिंग कर सके। तो ये सारी चीजें के लिए चाहिए एनर्जी और वो एनर्जी मिलेगी बाय द हेल्प ऑफ एसिमिलेशन। सो एसिमिलेशन कहीं भी अगर लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, इट इज अ प्रोसेस इन विच क्या होगा बेटा, एब्जॉर्ब फूड इज क्या होगा, एब्जॉर्ब फूड इज यूटिलाइज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी। ध्यान से लिख लीजिएगा इसको। सो एसिमिलेशन कहीं पे लिख लीजिएगा, इट इज अ प्रोसेस, ये भी डेफिनेशन सही है, गलत नहीं है। इट इज अ प्रोसेस इन विच absorbed food is utilized to obtain energy, is utilized by cell, लिख लीजिएगा, to obtain energy
कॉल्ड एज एसिमिलेशन। नोट डाउन कर लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, द लास्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द इजेशन इन केस ऑफ अमीबा। सो द लास्ट पार्ट, जो भी अनडाइजेस्टेड पार्टिकल होंगे उसको, या वेस्ट पार्टिकल होंगे उसको मुझे रिमूव भी करना होगा। देन द लास्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड एज द इजेशन। सो सुनिएगा, इजेशन में क्या होता है। सपोज दिस इज द अमीबा, ओके, दिस इज द न्यूक्लियस, और चारों तरफ ये फैला हुआ एब्जॉर्ब फूड पार्ट। ओके, यहां पे मान लीजिए कुछ पार्टिकल जो है वेस्ट पार्टिकल इकट्ठा हो गया है, ठीक है। तो देखिए बेसिकली होता क्या है इन केस ऑफ अमीबा, यहाँ पे जैसे मैंने बोला अमीबा में कोई माउथ नहीं होता है, उसी तरह से बेटा जी यहाँ पे कोई एनस नहीं होता है जिससे वेस्ट को बाहर निकाला जा सके। तो बेसिकली होगा क्या, वेस्ट पार्टिकल किसी एक कोने पे ज्यादा इकट्ठा हो जाएंगे, या तो यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, वहां जाए, कहीं भी हो जाए, वो सेल मेम्ब्रेन के एकदम पास में आ जाते हैं, सेल सरफेस के पास में आएंगे, और तब क्या होगा, ये सेल सरफेस रप्चर करेगा, और ये रप्चर करेगा तब ये फूड द वेस्ट पार्टिकल और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल, उसी को हम लोग वेस्ट पार्टिकल बोलेंगे। ये वेस्ट पार्टिकल कहां होगा बेटा, अंदर से बाहर आ जाएगा। क्यों, किस प्रोसेस से, सुनिएगा। वेस्ट पार्टिकल सेल के अंदर में, इनसाइड सेल, अगर मैं बात करूं वेस्ट पार्टिकल इनसाइड सेल बहुत ही ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है। ये मान लीजिए यहां पे वेस्ट पार्टिकल इन वाटर लिख देता हूं, काफी कम है, तो मूवमेंट कहां से होगा, फ्रॉम द हाई concentration to the low concentration by the help of which process, diffusion process के द्वारा ही होगा। तो याद रख लीजिएगा, जो अनडाइजेस्टेड और रिमेनिंग फूड होते हैं, जो डाइजेस्ट नहीं होता है, जिनको हम वेस्ट करते हैं, वो आपके सरफेस पे जाएंगे और सरफेस पे सेल मेम्ब्रेन रप्चर करेंगे, वहां से वो बाहर निकल जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन की मदद से। सो लिख लीजिएगा, इजेशन का मतलब क्या हुआ, the remaining undigested food material is moved to the surface पे जाएगी ऑफ सेल, एंड जब वो सरफेस पे पहुंच जाएगी वो उससे बाहर आओगी, बाहर निकलेगी, थ्रोन आउट होगी बाय द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। सो एट द क्या लिखा, द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड अल्टीमेटली सेल मेम्ब्रेन क्या होगी, रप्चर करेगी, फटेगी। सेल मेम्ब्रेन रप्चर्स जहां पे पहुंचेगी एंड वेस्ट विल मूव आउटसाइड थ्रू विच प्रोसेस, थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन इन केस ऑफ अमीबा। अब यहीं पे कुछ हम पढ़ेंगे अबाउट द पैरामीशियम, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं, एक और दे रखा है न्यूट्रिशन इन केस ऑफ अमीबा। देखिए बाकी सारी चीजें मुझे नहीं पढ़नी होंगी अमीबा के केस में, कुछ एक पॉइंट्स ही पढ़े होंगे। जैसे आप इंजेक्शन कंप्लीट करो, बाकी सारे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन जैसा अमीबा में होता उसी तरह से इसमें हम बस बोल देंगे कि दैट इज प्रेजेंट इन द अमीबा, उसी की तरह से आपके पैरामीशियम में ही होगा। लेकिन पहले देख लेते हैं न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। सो याद रखिएगा, न्यूट्रिशन इन केस ऑफ पैरामीशियम
मीशियम। तो सबसे पहला तो ये भी पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। सो इट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन जैसे बेटा हमने बोला था अमीबा का कोई डेफिनेट शेप और स्ट्रक्चर नहीं होता है, लेकिन पैरामीशियम का डेफिनेट शेप एंड स्ट्रक्चर होता है, जो कि स्लीपर होता है ना हमारा चप्पल, कुछ उस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो याद रखिएगा इट हैज डेफिनेट शेप एंड स्ट्रक्चर। सो लिख लीजिएगा सेकेंड, इट हैज डेफिनेट शेप, इसके पास में एक डेफिनेट शेप होगा। सो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और कहां रहता है, तो लिख लीजिएगा इट लिव्स इनसाइड वाटर, यानी ये भी कहां होगा बेटा जी, वाटर के अंदर में, यानी कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। लेकिन ध्यान रखना है जो अमीबा था वो क्या क्या खा रहा था, प्लांट का पार्ट खा रहा था या फिर कुछ एनिमल्स को खा रहा था। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे आपके पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम भी हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं, यानी ये भी अपना खाना खुद नहीं बना सकेंगे, हेट्रोट्रॉप्स। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक ही होगा इसमें भी। मैंने बोला कि क्या क्या चीजें ये बेसिकली इंजेस्ट कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा जो पैरामीशियम होता है ये आपका बैक्टीरिया, ईस्ट या फिर एल्गी को क्या करता है बेटा, इंजेस्ट करता है या फिर खाता है। सो नोट डाउन कर लीजिएगा, पैरामीशियम फीड्स ऑन, किस किस चीज को खाएगा, सॉरी, फीड ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाता है। लाइक कौन कौन सा मैंने बोला वो लिख लीजिएगा, बैक्टीरिया इसको खाएगा, बैक्टीरिया को खाएगा, ईस्ट को खाएगा, और किसको बोला, एल्गी को खाएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा। सो पैरामीशियम फीड करता है अपॉन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो जो इसमें हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो पाया जाता है, स्पेशली अगर बोलेंगे तो इसके अंदर में भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाएगा, तो ये भी लिख लीजिएगा, इसके अंदर में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाएगा। तो मैंने जैसे ही बोला जिस किसी ऑर्गेनिज्म में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा उसमें ये 5 चीजें होंगी। पहला क्या होगा, फूड को वो इंजेस्ट करेगा, इंजेशन, देन देयर विल बी द डाइजेशन, देन देयर विल बी द एब्जॉर्प्शन, देन देयर विल बी, क्या होगा बताइए, देन देयर विल बी एसिमिलेशन, and at last that will be egestion. So these are the some brief introduction related to that of what, पैरामीशियम। नोट डाउन करेंगे फिर आगे बात करते हैं इसकी। चलिए, अब पैरामीशियम भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है, ये मैंने बता दिया। अब देखिएगा जब न्यूट्रिशन की बात आएगी पैरामीशियम की, उससे सबसे पहले हम बेटा जी पढ़ेंगे इंजेशन। क्या पढ़ेंगे, पहला हम पढ़ेंगे इंजेशन, ठीक है। जैसे टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द सेल, दैट इज कॉल्ड एज इंजेशन, क्योंकि ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम देखेंगे। कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा, किसका बेटा, आपके पैरामीशियम का। थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर लें इस तरह से, ओके। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जो ये जो आपका सेल है यूनिसेलुलर है, तो सबसे बाहर वाली कवरिंग होगी, इसको बोला बेटा सेल मेम्ब्रेन। क्या बोला, सेल मेम्ब्रेन। सुनिएगा, सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए चारों तरफ से एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, जिसको मैं रेड से बना देता हूं, आप भी मार्क करके बना लीजिएगा इसको एकदम।
रेड से दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पेलिकल। क्या कहते हैं बेटा? पेलिकल। तो ये एक कवरिंग होती है जो आपके पैरामीशियम को प्रोटेक्ट करती है। ध्यान रखिएगा, पेलिकल इज बेसिकली आउटर कवरिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच प्रोटेक्ट द पैरामीशियम स्किन। तो यहां कहीं पे लिख लीजिएगा, आउटर कवरिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, या यहां कहीं पे लिखते जाता हूं, पेलिकल वहां है तो यहां लिख देता हूं पेलिकल। पहले इंजेक्शन नहीं लिखेंगे, कुछ पार्ट्स का डिस्कशन कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द पेलिकल। सो यहां लिख देंगे आउटर कवरिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन which protect skin of पैरामीशियम। तो जो प्रोटेक्ट कर रहा है पैरामीशियम की स्किन को, दैट कवरिंग इज कॉल्ड एज द पेलिकल कवरिंग। अब आइएगा इसके बाद में, देखिए इसकी पूरी बॉडी के ऊपर ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सीलिया। इसको हम लोग बोलते हैं सीलिया। और ये सीलिया ही है जिसकी मदद से मूवमेंट होता है इन केस ऑफ अमीबा। और यही सीलिया टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रोथ का मतलब होता है, देखिए आगे की तरफ भी मूव कर सकते हैं, पीछे की तरफ भी मूव कर सकते हैं, दोनों तरफ। यानी आगे जाना होगा तो इस तरह से, पीछे की तरफ मूव करना होगा तो पीछे घूम के ऐसे ऐसे। जैसे किसी भी गाड़ी में फ्रंट गियर लगता है, बैक गियर लगता है, तो इनमें दोनों गियर है, फ्रंट यानी आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी जा सकते हैं। तो ये बेसिकली मदद करते हैं मूवमेंट में। और अगर मान लीजिए यहाँ कहीं पे ये फूड पार्टिकल है, ठीक है जी, तो ये फूड पार्टिकल को गाइड करते हैं ताकि आप जाओ कहां पे, माउथ के तरफ घुस जाओ, माउथ के अंदर में जाओ, तभी तो आपका इंजेक्शन होगा। सो सेकेंड, पहला तो हो गया, सेकेंड दैट इज कॉल्ड एज द सीलिया, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो हेल्प करते हैं इन द मूवमेंट एंड ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसफरिंग द फूड टू द ओरल ग्रुप। पहले लिखेंगे, सो इट इज हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ पैरामीशियम। सो पैरामीशियम के मूवमेंट में मदद करती है एंड ऑल्सो ट्रांसफर और मूव्स फूड टुवर्ड्स ओरल ग्रुप। तो देखिएगा ये जो फूड पार्टिकल है ये सीलिया के ऊपर मूव कर करके, ये जो पार्टिकल जो यहाँ अंदर दिख रहा है इस पार्टिकल को बोलते हैं बेटा ओरल ग्रुप। क्या बोलेंगे? ओरल ग्रुप। और ये ओरल ग्रुप जाके ओपन होता है, दैट इज कॉल्ड एज सेल माउथ। क्या बोलेंगे? सेल माउथ, या इसी सेल माउथ को बोलते हैं साइटोस्टोम। क्या बोलते हैं बेटा जी? साइटोस्टोम, सेल माउथ। यानी ये जो सीलिया जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है दैट हेल्प्स इन मूवमेंट, इनके मूवमेंट में भी मदद करता है और ये फूड पार्टिकल्स को पकड़ के लेके जाने में मदद करेगा। कहां पे बेटा? किसके अंदर में? ओरल ग्रुप के अंदर में घुसाने में। ये फूड पार्टिकल सीलिया की मदद से यहां आया, यहां आया, ओरल ग्रुप में घुस जाएगा बाय द हेल्प ऑफ सीलिया। नोट डाउन करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अब देखिएगा फूड पार्टिकल आपका कहां आ गया बेटा? ओरल ग्रुप के पास में आएगा। तो ये ओरल ग्रुप क्या कर रहा है? कलेक्ट करेगा और ट्रांसफर करेगा इस फूड पार्टिकल को कहां पे? टू द सेल माउथ। सो नेक्स्ट थर्ड दैट इज द ओरल ग्रुप। सो ओरल ग्रुप क्या कर रहा है बेटा जी? दैट इज कॉल्ड एज कलेक्ट कर रहा है और डायरेक्ट कर रहा है इस फूड को ताकि तुम अंदर जाओ। कहां जाओ? सेल माउथ के अंदर में जाओ। सो ये क्या करेगा बेटा? कलेक्ट एंड डायरेक्ट फूड टुवर्ड्स
सेल माउथ। ओके, तो कहां भेज देगा? सेल माउथ में भेज देगा आपके फूड पार्टिकल को। ये जो सेल माउथ होगा ये क्या बेटा? दैट इज कॉल्ड एज साइटोस्टोम। दूसरा नाम भी है इसका साइटोस्टोम, भी किसी किसी बुक में निकलेगा। दैट इज बेसिकली ओपनिंग होती है, जैसे हमारे में माउथ की ओपनिंग है ये वाली, इनके अंदर में क्या होगा? सेल माउथ की ओपनिंग है, दैट इज द साइटोस्टोम। सो ओपनिंग फॉर द फूड। फोर्थ लिख लीजिएगा, सेल माउथ जहां से अंदर घुसेगा फूड, ओपनिंग फॉर एंट्री ऑफ फूड। इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा इसके अंदर में, इसको हम लोग बोलते हैं, थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा पतला सा होगा, फिर ये बाद में बहुत मोटा सा होगा। इस जो पतला सा स्ट्रक्चर इसको हम लोग बोलते हैं गलेट। क्या बोलते हैं बेटा? गलेट। ये सेल माउथ से जो फूड पार्टिकल आएगा ये गलेट में आएगा, और गलेट के बाद में जाके इकट्ठा होगा ये वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं फूड वैक्यूल। तो बेसिकली याद रखिएगा, गलेट ही बनाता है बेटा फूड वैक्यूल। फूड इसके अंदर में आएगा और धीरे धीरे ये बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होगा तो वो जो आपका फूड वैक्यूल है ये टूट के गलेट से बाहर निकल जाएगा। सो गलेट कर क्या रहा है? ये फॉर्म्स करता है फूड वैक्यूल। सो नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड एज द गलेट, ड्यूलेट और गलेट। ये क्या करता है बेटा? फॉर्म्स करता है फूड वैक्यूल। ये आपका बनाएगा फूड वैक्यूल, और फूड वैक्यूल के अंदर में क्या होगा बेटा जी? बताइए, फूड वैक्यूल के अंदर में होगा क्या? फूड। सो सिक्स दैट इज कॉल्ड एज द फूड वैक्यूल। इसके अंदर में क्या होगा बेटा? स्टोर्स करता है फूड। सो नोट डाउन करेंगे। अब फूड वैक्यूल के अंदर में आपका फूड आ गया है। कुछ और भी पार्ट्स अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक बड़ा न्यूक्लियस दिया होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्रोन्यूक्लियस। ओके, दिस इज द मैक्रोन्यूक्लियस। इसी के पास में एक छोटा सा न्यूक्लियस होगा, जिसको हम लोग बोल देंगे माइक्रोन्यूक्लियस। दो अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियस है, मैक्रोन्यूक्लियस एज वेल एज माइक्रोन्यूक्लियस। तो जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है ये बेसिकली क्या करता है बेटा? मेंटेन करता है नॉर्मल सेल फंक्शन, यानी कि सेल का स्ट्रक्चर, शेप, ये मेंटेन करता है। कौन बेटा? मैक्रोन्यूक्लियस। सेल का स्ट्रक्चर और शेप, इसकी बात करेंगे, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर को मेंटेन करना, सेल की शेप को मेंटेन करना, ये किसका काम होता है बेटा? मैक्रोन्यूक्लियस का। लेकिन जो माइक्रोन्यूक्लियस है, जो ये छोटा वाला न्यूक्लियस दिख रहा है, ये जो छोटा वाला न्यूक्लियस होता है ये मदद करता है किस चीज में बेटा? सेल डिवीजन कराएगा। क्या कराएगा? सेल डिवीजन इन केस ऑफ व्हाट? पैरामीशियम। नोट डाउन कर लेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में यहाँ पे कुछ एक वैक्यूल होता है, दैट इज कॉल्ड एज कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, और इसके अंदर में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, तो आई थिंक ये मैक्रो और माइक्रो हो गया होगा, मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस हो गया होगा। मैक्रो मदद करता है नॉर्मल सेल फंक्शनिंग में, सेल स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, सेल शेप को मेंटेन करता है, और माइक्रो न्यूक्लियस सेल डिवीजन में मदद करता है। तो इसको थोड़ा मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे स्पेस मिल जाए और मैं आपका कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में बता सकूं। तो ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है बीच वाला, ये जो साइड में दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रेडिएटिंग कैनाल। क्या बोलते हैं बेटा जी? रेडिएटिंग कैनाल। ये रास्ते हैं। रेडिएटिंग कैनाल वो रास्ता है जिसकी मदद से वाटर मूव करके आपके कंट्रैक्टाइल वैक्यूल में जाएगा। ओके, सो इस यहां लिख लीजिएगा, वे और पाथ टू कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। पाथ टू कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये पाथ है जिसकी वजह से आप कहां घुसेंगे? ये जो बीच वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ये होता है बेटा कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है बेटा जी, इसके केस में ये बेसिकली
जब कभी भी सेल के अंदर में वाटर ज्यादा होगा और उसको बाहर निकालना होगा तो ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल कंट्रैक्ट करेगा और तब वाटर क्या होगा, सेल से बाहर निकल जाएगा. सो इट विल कंट्रैक्ट एंड फोर्सेस एक्स्ट्रा वाटर आउट ऑफ द सेल. सो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करेगा बेटा, कंट्रैक्ट्स, यानी ये कंट्रैक्ट होगा काफी तेजी से एंड फोर्सेस एक्स्ट्रा वाटर टू कम्स आउट ऑफ सेल. सेल से बाहर में निकालने में मदद करेगा आपका कंट्रेक्टाइल वैक्यूल. नोट डाउन कर लेंगे. सो यहाँ पे सबसे पहले पैरामीशियम में हम पढ़ेंगे बेटा जी, दैट इज कॉल्ड एज इंजेशन. क्या पढ़ेंगे, इंजेशन. तो देखिए इंजेशन कैसे हुआ है. सबसे पहले फर्स्ट दैट इज कॉल्ड एज इंजेशन. सो इंजेशन कैसे होगा इसका एक डायग्राम तैयार कर लेते हैं. सबसे पहले फूड आएगा, फूड बाय द हेल्प ऑफ सीलिया. किसकी मदद से, सीलिया की मदद से. कहां पहुंचेगा, यहां फूड था, सीलिया ने इसको उठाया, कहां पहुंचाया, ओरल ग्रुप में. ओरल ग्रुप से कहां पहुंचा, सेल माउथ में. तो जैसे ही फूड जो होगा सेल माउथ में अंदर में गया, इसी को क्या बोल देंगे बेटा जी, इंजेशन. फिर उसके बाद सेल माउथ से कहा जाएगा, गलेट में. और गलेट क्या फॉर्म कर लेगा बेटा जी, बताइए, लास्ट में क्या बना लेगा, फूड वैक्यूल. तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है यहां से यहां तक, इस पूरे प्रोसेस को अगर मैं बोलूं, दैट इज कॉल्ड एज इंजेशन ऑफ फूड इन केस ऑफ व्हाट, पैरामीशियम. सो लिख लीजिएगा, पैरामीशियम uses its hair-like structure called as cilia to sweep off the food particles from water and put into the mouth. That process is called as ingestion of food. So यहाँ कहीं पे लिख लेते हैं. देखिए फूड आएगा, सीलिया के पास जाएगा, ओरल ग्रुप पहुंचेगा, फिर सेल माउथ, दैट इज इंजेशन होगा उसका, फिर गलेट में जाएगा, तब वो फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा. इस पूरे प्रोसेस को बोला मैंने इंजेशन. एक लाइन में अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, पैरा इंजेशन में पैरामीशियम uses its hair-like structure to sweep. याद रखिएगा, सीलिया आगे भी मूव कर सकता है और पीछे भी मूव कर सकता है. ध्यान रखिएगा, अगर कोई फूड पार्टिकल यहां से है तो ये इसको भी यहां ले जाकर घुसा सकता है. कोई फूड पार्टिकल यहां था, इसको भी इधर घुसा. यानी टू एंड फ्रो दोनों मूवमेंट, अपवर्ड या अगर बोले फॉरवर्ड और बैकवर्ड, दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है. पैरामीशियम यूजेज इट्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर टू स्वीप. हेयर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, सबसे पहले हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज सीलिया टू स्वीप, यानी वो स्वीप करके ले आएगा, टू स्वीप द फूड पार्टिकल. ओके, फ्रॉम वाटर. ये भी वाटर में है तो चारों तरफ क्या मौजूद होगा, वाटर. फ्रॉम वाटर एंड पुट इट इनटू सेल माउथ, और ये सेल माउथ में घुसा देगा. इसी को बोलेंगे बेटा इंजेशन. क्या बोलेंगे, इंजेशन. यहां लिख भी सकते हैं आप, इंजेशन. तो पहले इसमें भी क्या हुआ बेटा, इंजेशन हुआ. इसने क्या किया, सीलिया की मदद से फूड को ओरल ग्रुप में घुसाया, फिर आपके सेल माउथ में घुसाया, फिर आपका गलेट में जाएगा और गलेट से आपका फूड वैक्यूल फॉर्मेशन हो जाएगा. तो पैरामीशियम ने अपना ये क्या बेटा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज सीलिया, उसको यूज किया और इससे उसने फूड को लिया, ओरल ग्रुप के अंदर में डाला, और या फिर उसके बाद सेल माउथ में डाला, दैट इज द क्या, साइटोस्टोम में डाला, और जिसकी वजह से क्या होगा, फूड सेल के अंदर में पहुंच गया. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा जी, बताइए, दैट इज कॉल्ड एज
इंजेशन। अब सुन लीजिएगा, यहीं कहीं पे आसपास में यहाँ कहीं पे होगा बेटा जी एनल पोर। जैसे एक स्ट्रक्चर यहां बना लीजिएगा, दिस इज कॉल्ड एज, ये मिटा लीजिएगा, फिर इसको बना देता हूं, दिस इज एनल पोर। सुन लीजिएगा, जब कभी भी जो वेस्ट पार्टिकल होगा, जो अनवांटेड या अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल होगा, वो रिमूव करना होगा, तो वो निकलेगा एनल पोर से। यहां से बाय द हेल्प ऑफ सिंपल डिवीजन निकल जाएगा। सो एनल पोर डिस्पोज ऑफ वेस्ट, वेस्ट को बाहर निकालेंगे हम एनल पोर से। तो ध्यान रखिएगा, पैरामीशियम में एक डेफिनिट माउथ लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज द सेल माउथ या साइटोस्टोम, जहां से फूड का इंजेक्शन होगा और कहां से बाहर निकलेगा, तो एनल पोर से निकलेगा। तो यहाँ पे डेफिनिट क्या है बेटा, माउथ है और एनस भी है, एनल पोर भी है, जहां से आपका एक जगह से इंजेक्शन हो रहा है, एक जगह से इजेक्शन हो रहा है। अब बाकी सारे प्रोसेसेस इंजेक्शन के बाद में जो भी प्रोसेसेस होंगे, तो इंजेक्शन के बाद में जो दूसरा प्रोसेस होगा दैट इज कॉल्ड एज डाइजेशन, फूड वैक्यूल के अंदर में ही होगा। तीसरा दैट इज कॉल्ड एज व्हाट एब्जॉर्प्शन। The next that will be called as assimilation, और last that is the egestion। बस ये लिखना है by the help of anal pore। बाकी सारे प्रोसेस डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन सब जो होंगे सिमिलर होंगे टू दैट ऑफ अमीबा। तो यहां लिख लीजिएगा similar to that in case of amoeba। तो ये सारे प्रोसेस जिस तरह से अमीबा में हुए थे, जैसे फूड वैक्यूम में कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल टूटेगा सिंपल में, दैट इज कॉल्ड एज डाइजेशन। सो डाइजेशन कहां होगा, फूड वैक्यूल में। डाइजेशन कहां होगा, फूड वैक्यूल में। फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन, जहां पे फूड पार्टिकल्स जो हो गए वो पूरे सेल में फैल जाएंगे, दैट इज कॉल्ड इन द साइटोप्लाज्म। क्योंकि पूरा हिस्सा जो बाहर में है ये है ही क्या बेटा जी, साइटोप्लाज्म ही तो है, तो बाहर में डिफ्यूज होकर पूरी सेल को मिलेगा। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। फिर उसके बाद ये जो पूरा फूड पार्टिकल स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्या होंगे बेटा, यूटिलाइज होंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और आपको मिलेगी एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन से क्या मिलेगी, एनर्जी, और लास्ट में एनल पोर होगा, जहां से क्या हो जाएगा, इजेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन इन केस ऑफ पैरामीशियम और इन केस ऑफ अमीबा। तो दोस्तों ये मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 करके बनाया ताकि आसानी से आपको 2 भागों में आप इसको पढ़ सकें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को। स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल।